क्या भारतीय सेना इस वक्त कमजोर है? क्या भारतीय सेना इस वक्त खराब स्थिति में है? इसका सिर्फ एक ही कारण है और वह है सिर्फ पेंशन। और इसकी वजह से सिविल वॉर होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं जब आपकी सेना के अंदर एक तरह का एथनिक, लिंग्विस्टिक, रीजनल या कोई भी और इस तरह का इम्बैलेंस आता है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि चीन किसी भी वक्त जब वो चाहे वो ऑप्शन, मिलिट्री ऑप्शन भारत के खिलाफ एक्सरसाइज कर सकता है। हेलो एंड वेलकम। कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो और येल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर सुशांत सिंह से भारत की नई सैनिक भर्ती योजना अग्निपथ पर। आइए बात करते हैं सुशांत से। वेलकम सुशांत। थैंक यू सो मच विष्णु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत, सबसे पहले तो मुझे यही समझना है कि ये योजना, जो नई योजना है सैन्य भर्ती की, वो पुरानी योजना से कैसे अलग है? देखिए, ये जो नई योजना है जिसका कि नामकरण बहुत अच्छा है, जिसको कि अग्निपथ कहा गया है हरवंश राय बच्चन की कविता के ऊपर, इसका नाम, पहली बात तो सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि इसका नाम बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें तो मुझे सिर्फ खामियां ही दिखती हैं और मैं आपको दो एक तीन तरह से इसकी खामियां बताऊंगा। पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अभी तक जो फौज में भर्ती होती थी वो 17 साल के लिए होती थी और फौज में काम करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, स्किल डेवलप करने के बाद जब आप फौज छोड़ते थे तो आपको पेंशन मिलती थी, जिससे कि आप एक इज्जत की जिंदगी बाहर जाके जी सकते थे। वो इज्जत की जिंदगी इसलिए जरूरी है कि उससे आप में और कॉन्ट्रैक्ट किलर में कोई फर्क होता है। जो सोल्जर है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है। वो, अगर आप सोल्जर को ये नहीं बताएंगे कि वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए, किसी महान उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, तो आप उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी जो खुद के बारे में राय है, आप उसकी सेल्फ आइडेंटिटी है, आप उसको डिमिनिश कर देते हैं। तो ये जो 4 साल इंट्रोड्यूस किया है, इससे ये आइडेंटिटी डिमिनिश होती है? जी बिल्कुल। जब आप किसी व्यक्ति को पेंशन नहीं देंगे, जब वो 4 साल के बाद फौज छोड़ के जाएगा, तो या तो वो सड़क पे आपको सब्जी बेचता हुआ दिखेगा या रिक्शा चलाता हुआ या एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हुआ दिखेगा। जो भारतीय समाज का जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह की नौकरी के लिए बहुत इज्जत नहीं है, खासतौर पे जिस तरह से समाज जहां से हमारा बहुत ज्यादा सैनिकों का तबका आता है, रूरल और मिडिल टाउन इंडिया से। मतलब 4 साल के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ट्रेडिशनल भर्ती में सैनिकों को मिलती थी, जैसे कैंटीन की व्यवस्था या पेंशन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, हेल्थ में अच्छा उन्हें मिल जाता था, सैनिकों के लिए हॉस्पिटल होते थे, वो सब कुछ नहीं होगा इस योजना। कोई भी चीज़ नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको एक्स सर्विसमैन स्टेटस भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपको ग्रेचुइटी भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कैंटीन की सुविधा, आपको हेल्थ फैसिलिटीज की सुविधा, कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, आपको एक्स सर्विसमैन भी नहीं बोला जाएगा। यहाँ तक कि आपकी रैंक भी सिपाही या एयरमैन या सेलर नहीं होगी, आपकी रैंक एक नई रैंक अग्निवीर रैंक होगी, जिसका के अर्थ भी मुझे नहीं मालूम है। अगर अग्नि और वीर का संधि विच्छेद किया जाए तो अग्नि और वीर जब उसको वापस आप संधि करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है मुझे नहीं पता। एक्स सिपाही भी नहीं बोल सकेगा वो, एक्स सिपाही भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो सिपाही है ही नहीं, वो तो अग्निवीर है। ये तो एक तरह से आपने एक नया ही एक पूरा प्रचलन चालू किया है। पर उससे भी ज्यादा खतरनाक दो और बातें हैं जो इस स्कीम के साथ जुड़ी हुई हैं और उन दो बातों पर अभी तक लोगों की ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, एक तो ये हो गया कि 4 साल के लोग भर्ती हो रहे हैं, उससे युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, उसकी वजह से जो सैन्य शक्ति है हमारी, जो मिलिट्री की हमारी कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, एक तो उस पर कमी आ रही है। दो और चीजें इसके साथ हो रही हैं। एक ये हो रहा है कि जो हम अभी तक जो हमारा रिक्रूटमेंट होता था वो क्लास बेस्ड होता था। जैसा कि आपको याद होगा, कैरावैन मैगजीन ने बड़ी स्टोरीज की थी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ऊपर, जिसमें कि भारतीय सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि नहीं भाई, हम तो सिर्फ इन 3 जातियों से ही लोगों को लेंगे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के अंदर, इससे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहती है, कोहेजन रहता है, वगैरह वगैरह। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि जाट रेजिमेंट के उसके अंदर सिर्फ जाट, गुरखा रेजिमेंट के अंदर सिर्फ गुरखा, राजपूत रेजिमेंट के अंदर सिर्फ राजपूत, इस तरह से रेजिमेंट्स के अंदर अभी तक भर्ती होती थी। मद्रास रेजिमेंट के अंदर मद्रास के इलाके से या जो पुरानी मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाके से आने वाले लोग। अब जो भर्ती होगी वो ऑल इंडिया ऑल क्लास होगी।
उसका अर्थ ये है कि गोरखा रेजिमेंट के अंदर आप भी भर्ती हो सकते हैं, मैं भी भर्ती हो सकता हूं, कोई मणिपुरी भी भर्ती हो सकता है, कोई तमिल भी भर्ती हो सकता है, कोई कश्मीरी भी भर्ती हो सकता है। तो उसकी वजह से जो यूनिट के अंदर एक तरह का जो कोहेजन होता है, जो मिल के काम करने की क्षमता होती है, क्योंकि आप सेम भाषा बोल रहे हैं, आप सेम तरह का खाना खा रहे हैं, आप सेम तरह के परिवेश से आए हैं, आपकी सोचने का तरीका सेम है, आपकी सोशल वैल्यू सेम है, आपके कल्चरल मोड सेम है, आपका एंटरटेनमेंट का तरीका सेम है, वगैरह वगैरह। तो आप एक तरीके से सेम तरीके से सोचते हैं, तो आपका कोहेजन सब यूनिट लेवल पे, कंपनी लेवल पे और यूनिट के लेवल पे, बटालियन के लेवल पे बहुत अच्छा होता है। एक तो वो कोहेजन कम होने का इसकी वजह से बहुत ज्यादा लेकिन इससे इंडिया अब ओवरऑल इंटीग्रेट होता नहीं दिखाई देता है। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंडिया के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप एक पूरी नई नेशनल आर्मी क्रिएट कर रहे हैं और वो नेशनल आर्मी का नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर उस नेशनल आर्मी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं एक नई और उसका नेशनहुड का कॉन्सेप्ट हिंदुत्व राष्ट्रवाद है या सावरकर के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाला राष्ट्रवाद है, तो वो शायद तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा जो अभी तक स्कीम चल रही थी। इसका अर्थ ये भी है कि आप बाकी सारी आइडेंटिटीज को फ्लैटन कर रहे हैं। जो अभी तक आरएसएस का वन इंडिया का प्रोजेक्ट रहा है, एक राष्ट्र का प्रोजेक्ट, फेडरलिज्म के खिलाफ और बाकी सारी आइडेंटिटीज के खिलाफ, आप उन सारी आइडेंटिटीज को भी तो बिल्कुल फ्लैटन आउट कर रहे हैं, बिल्कुल चपटा कर रहे हैं। तो ये इसके बहुत सारे ये गलत या सही का सवाल नहीं है। बात यह है कि ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज को क्या भारतीय सेना सह सकने की हालत में है, क्योंकि वह पिछले 250 पौने 300 सालों से एक तरह से काम करती रही है। क्या ये चेंज को डील कर पाएगी? जो दूसरा मुद्दा विष्णु जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि अभी तक भारतीय सेना में भर्ती में हर स्टेट के लिए, हर प्रदेश के लिए एक टारगेट दिया जाता था रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन के बेसिस पे कि इतने युवा लोग होते हैं, इतनी आपकी पॉपुलेशन है, तो इतने लोग आपके प्रदेश से आने चाहिए। उससे क्या होता था कि किसी भी एक भाषा के लोग, किसी भी एक प्रांत के लोग, किसी भी एक समाज के लोग फौज को डोमिनेट नहीं करते थे। ये 1962 की लड़ाई के बाद आया और 1966 में ये नीति बना दी गई। इसका कारण ये भी था कि इसका बहुत बड़ा हमको पाकिस्तान में एग्जाम्पल दिखता है, जहां पर 1960 होते होते सिर्फ 8 जिलों से पाकिस्तान की 70% फौज आती थी। पंजाब और जिसको अब हम खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, वहां के सिर्फ 8 जिलों से उनकी 70% फौज आती थी। उसकी वजह से आपको पता है कि उस वक्त का जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके अंदर कितनी ज्यादा गुस्सा, कितनी ज्यादा समस्याएं हुई, जिसकी वजह से वो अलग होकर 1971 होते होते वह बांग्लादेश बन गया। और दमन भी तो इसलिए भी ज्यादा हुआ वहां पर। अगर आपकी सेना एक पर्टिकुलर भाषा से, एक पर्टिकुलर कास्ट से, एक पर्टिकुलर रिलीजन से आ रही है, तो वो जब दूसरे रिलीजन से डील करेगी, मान लीजिए आपकी पूरी सेना एक तरह से सिर्फ भारत के केस में हिंदू सेना बन जाती है और वो जाके नागालैंड में क्रिश्चियंस के साथ ऑपरेट के खिलाफ लड़ रही है, या वो पंजाब में सिख के खिलाफ लड़ रही है, तो वो उनको एक तरीके से अपने आप से अलग ही नहीं, दुश्मन की तरह भी देख सकती है, जो कि हुआ है। इसकी वजह से एक तो इंस्टेबिलिटी आती है, इम्बैलेंस आता है, और ऐसी एकेडमिक रिसर्च दर्शाता है कि इसकी वजह से सिविल मिलिट्री रिलेशंस का बैलेंस खराब होता है और इसकी वजह से सिविल वॉर होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। जब आपकी सेना के अंदर एक तरह का एथनिक, लिंग्विस्टिक, रीजनल या कोई भी और इस तरह का इम्बैलेंस आता है, तो वो परेशानी हो सकती है, वो बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क इस वक्त जो ये कदम भारत की सरकार, मोदी सरकार ने उठाया है, उसकी वजह से वो रिस्क हमारे सामने खुलकर आता है। एक बात पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इससे हमारी जो सेना की एज है उसमें बहुत फ़ायदा होगा, जो युद्ध के लिए ज़रूरी है। जैसे आज मैं इंडियन एक्सप्रेस के में भूपेंद्र यादव जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में 20 से 25 एज ग्रुप के सिर्फ 19% सैनिक हैं, जबकि हमें और इसी एज ग्रुप के सैनिक चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से बोलते हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो टेरेन है लड़ाई का, वो बहुत पहाड़ी है, इसलिए उन्हें यंग चाहिए। क्या चाइना और पाकिस्तान फोकस में है इस स्कीम को लाते समय? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत की सेना की जो अभी तक क्षमता है, पिछले 8 साल से ये सरकार है, मोदी जी ने पिछला पार्लियामेंट्री चुनाव, पिछला लोकसभा का चुनाव भारतीय सेना के दम पर ही लड़ा। अब उन्होंने भारतीय सेना की हर जगह तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना बहुत महान है, भारतीय सेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो बालाकोट में हो, चाहे वो डोकलाम में हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हो। उन्होंने आज तक भारतीय सेना की बुराई नहीं की है। क्या भारतीय सेना इस वक्त कमजोर है? क्या भारतीय सेना इस वक्त खराब स्थिति में है?
क्या भारतीय सेना के सैनिक जिनकी अगर एवरेज उम्र 28-29 साल है, क्या वो काम नहीं कर सकते? मैं आपको दो बातें इस बारे में समझाना चाहता हूं एक पूर्व सैनिक के तौर पर। पहली बात, भारतीय सेना के अंदर एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बैटल के लिए भी और नॉन बैटल के लिए भी, मतलब एक पूरे हथियार और पूरे सामान के साथ उसके वो जो टेस्ट हैं, वो टेस्ट हर सैनिक को, हर अफसर को पास करना पड़ता है और उसमें कोई कोताही नहीं होती है। आपकी 35 साल की उम्र में भी आपको 5 किलोमीटर पूरे सामान के साथ दौड़ना पड़ता है 25 मिनट के अंदर पास होने के लिए। अगर आप नहीं दौड़ सकते हैं तो वो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है। और भाई आज के जमाने में क्या 30-32 साल रॉजर फेडरर 40 साल की उम्र तक खेल रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि नडाल और फेडरर मतलब खराब हो गए? एक दूसरी बात है कि आपको एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए होता है सोल्जरिंग में। सोल्जरिंग का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपने बंदूक चलाना सीख लिया और आपने गोली मार दी। 4 लोगों के साथ काम करना, टेरेन की समझ होना, लोगों के साथ ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होना और एक मैच्योरिटी होती है। जैसे कि कल ही मैं पढ़ रहा था, अखबार में रिपोर्ट आई है कि जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, जो कि कमांडोज होते हैं, जो कि बिल्कुल टॉप लेवल पे होते हैं, उसमें किसी भी अग्निवीर को नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी इतनी ही अगर आपकी वो युवा शक्ति की पहचान है तो स्पेशल फोर्सेज में होनी चाहिए। वो तो 6-6 दिन दूसरी अपनी दुश्मन की सेना के पीछे रहते हैं। वहां पर आप क्यों कह रहे हैं कि हम उससे जो एक्सपीरियंस लोगों को लेंगे? एक्सपीरियंस की एक वैल्यू है और जो भी इस तरह के मिलिट्री वेटरन्स हैं वो सब कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर, जिसमें कि ट्रेनिंग भी शामिल है, आप लोगों को इस तरह का वो नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, जो ये एक्सक्यूज है, ये रीजन नहीं है। जो ये एक्सक्यूज है, ये एक पोस्ट फैक्टो एक्सक्यूज है जो कि चीजों को करने के बाद दिया जा रहा है। क्योंकि असली बात जो ये है वो ये है कि पेंशन पे पैसा बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा है और उसके बारे में मोदी सरकार बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि इनका जिस तरह का राष्ट्रवाद है, जिस तरह की ये बात करते हैं, जिस तरह से इन्होंने सेना को एक ऊंचे पेडेस्टल पर चढ़ा दिया है, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है ये कहना कि हम सेना की पेंशन कम करना चाहते हैं। अच्छा। तो उससे बचने के लिए ये इस तरह के उल जलूल टाइप के ये रीजंस और एक्सक्यूजेज पेश किए जा रहे हैं। मतलब पेंशन आप इसको मुख्य कारण मानते हैं इस बदलाव के लिए? आप खुद आर्मी में 20 साल रहे हैं सुशांत, तो पेंशन का दबाव कब से है? ये क्या अभी आया हुआ है या पहले भी था ऐसा दबाव? पेंशन का दबाव पिछले करीब 6ठे पे कमीशन के बाद, आज से करीब 12-15 साल से पेंशन का थोड़ा थोड़ा दबाव महसूस होना शुरू हो गया था। पहली बात जो आपने कहा, इसका सिर्फ एक ही कारण है और वह है सिर्फ पेंशन। अच्छा। इसका कोई और कारण नहीं है। इसका दूसरा कारण हो सकता है एक राष्ट्रीय सेना बनाना जिसमें कि एक तरह के राष्ट्रवाद को धकेला जाए। पर इसका असली मुद्दा अगर आप गवर्नमेंट के लेवल पे देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे देखेंगे, तो वो सिर्फ पेंशन है कि पेंशन का बजट को कैसे कम किया जाए। पर जब मोदी जी ने 2013 में अनाउंस किया रेवाड़ी में कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे और 2015 में पारिकर साहब के टाइम में जब वो अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद 7वां वेतन आयोग जब आता है, उसके बाद जो पेंशन है वो एक डिफेंस पेंशन है वो एकदम बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया। बहुत। इस वक्त 1,23,000 करोड़ रुपया डिफेंस पेंशन पे खर्च होगा इस साल, जो कि बहुत ज्यादा है, जितना कि शायद हम एनआरईजीए पे खर्च नहीं करते हैं, जिसमें कि 5-6 करोड़ लोग एम्प्लॉय होते हैं। ये 25 से 26 लाख हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं, उनके लिए इस तरह का खर्चा। आपकी बात से अगर मैं समझूं तो जो गलती इन्होंने की 2015 में, उसी गलती को ठीक करने के लिए दोबारा उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं जी, क्योंकि उस गलती को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उस गलती को मान ही नहीं रहे हैं कि हमसे गलती हुई और हमको इस तरह से ये जो जिस तरह का इनका 56 इंच की छाती और भारतीय सेना के साथ मैं वो ड्रेस पहन के घूमना और उनकी बहादुरी को अपने ऊपर ट्रांसपोज कर लेना, जिस तरह से इन्होंने पूरा वो कार्य किया है, उसके बाद ये कहने की स्थिति में ही नहीं है। ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एक सच्चाई नहीं है। आप सच्चे तौर पर सामना कीजिए कि भाई ये समस्या है, इस समस्या में हमारी वजह से पैदा हुई है और इस समस्या का अब हम समाधान चाहते हैं, तो एक अच्छा आंसर निकल सकता है, लोग अच्छे सुझाव दे सकते हैं। अगर आप उसमें घुमा फिरा के पीछे से कुछ इस तरह से कि मैं चालाकी से कुछ कर लूं, साइड से कर लूं, तो उसके जो नतीजे होंगे वो उसी तरह के गलत नतीजे और खतरनाक। आपने एक पीस लिखा था जो कारवां के लिए, बहुत पहले इसी पर, ये जब नाम भी नहीं रखा गया था इस योजना का, तब आपने कहा था कि बहुत सारे जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने नाम न बताने की शर्त पे आपसे बात की, वो भी सहमत नहीं थे इस योजना को लेके। वो क्यों सहमत नहीं है? उन्हें लगता है कि उन्हीं का मोरल डाउन होगा सैनिकों का?
हाँ, जिन लोगों से मैंने बात की, उच्च अधिकारियों से, उनका सबका कहना यह था कि जिस तरह से भारतीय सेना अभी तक काम करती रही है, उसकी जो ऑपरेटिंग फिलॉसफी है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, उसका जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है, वो आप एक तरह से पूरी तरह से एक झटके में बदल रहे हैं। और उससे आप लोगों को मोटिवेट करके और उस तरह की, जिस तरह की हमारी सेना है, उस तरह से वो लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। उनका बड़ा सवाल यही था कि जो एक तरह की एफिशिएंसी, एक तरह की फंक्शनिंग है, वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगी और वो नहीं हो पाएगी। जो कि आप जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे सीडीएस होते थे, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि मैं तो 4 साल के लिए लोगों को लेके मैं क्यों ट्रेन करके उसके किसी को 4 साल के बाद छोड़ूंगा। वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाके उन्होंने तो यहां तक कहा है कि मैं चाहता हूं कि जवान 58 साल तक नौकरी करे, क्योंकि मैं उसको नौकरी की कतार में खड़ा हुआ देखना नहीं चाहता रिटायर होने के बाद 38 साल की उम्र में। तो अगर जनरल रावत ने डिफेंस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में एज सेक्रेटरी डीएमए ये बयान दिया है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अंदर है, तो फिर आपको मालूम पड़ सकता है कि भारत के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी इस बारे में क्या राय थी, जो कि अभी जो हमारे उच्च अधिकारी बैठकर स्टेज पर जो बोल रहे हैं उससे तो बिल्कुल ही खिलाफ थी। आप क्योंकि डोकलाम ये सारे मुद्दे भी कवर कर रहे हैं लगातार, और आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ बॉर्डर में, खासकर लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल में बहुत तनाव है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। 15 चरण की वार्ता भी हो चुकी है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसी जब तनाव की स्थितियां हैं, तब आप इतना बड़ा चेंज सेना में लाते हैं, तो सेना के जवान को जो मतलब वहाँ होगा, जिसे मालूम है कि 4 साल बाद उसे रहना है, नहीं रहना है, क्या वो जोखिम लेगा उस देशभक्ति के साथ लड़ने का? नहीं, ये तो विष्णु बिल्कुल आपकी बात सही है। चीन के साथ 25-26 महीने से ये समस्या चल रही है लद्दाख के अंदर। उस दौरान 2 साल आपने भर्ती रोक दी, जबकि आपका 60,000 वहां पर जवान लगा हुआ है। आपने 1 लाख से ज्यादा आदमी आपका कम हो गया। आपने 2 साल उस वक्त भर्ती नहीं की। या आप इसको किस तरह से देखेंगे? ये सेना को सपोर्ट करने वाली बात है, ये चीन के सामने टकराने वाली बात है, चीन के साथ खड़े होने वाली बात है। उसका सिर्फ जिस तरीके से मोदी जी उससे डील कर रहे हैं, अगर आपको याद हो 19 जून 2020 को ऑल पार्टी कमेटी में उन्होंने कहा था कि भाई, ऑल पार्टी मीटिंग में, कि ना कोई हमारी जमीन पे घुसा है, ना कोई घुसाया है, ना कोई बैठा हुआ है। इसी तरह से उसके बाद उन्होंने कभी चीन का नाम नहीं लिया है। उनके जो पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है चीन के ऊपर। जिन सांसदों ने सवाल पूछने की कोशिश की है, स्पीकर ने उनके सवाल डिनाई कर दिए हैं। किसी तरह की कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, किसी जर्नलिस्ट को नहीं ले जाया गया है, किसी पत्रकार को नहीं ले जाया गया है उस इलाके के अंदर। सिर्फ ऐसा दर्शाया जा रहा है जैसे कि आप इस बारे में बस कोई बात ना करें और सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो नॉर्मल नहीं है। वो जगह है जहां 15 जून 2020 को 20 भारतीय सैनिक मारे गए, कम से कम 70 से 80 भारतीय सैनिक घायल हुए, कम से कम 70 से 80 सैनिक चीन की सेना के कब्जे में थे, जो कि छोड़े गए अगले 48 घंटे के अंदर, जिसमें से 10 सैनिक बिल्कुल आखिरी में छोड़े गए, जिसके अंदर 3 अफसर भी थे। जहां पर 60,000 आपके सैनिक चीन के 60,000 सैनिकों के सामने खड़े हुए हैं। चीन की सामरिक शक्ति हमसे ज्यादा है, चीन हमसे 5 गुना अधिक बड़ी इकोनॉमी है, चीन हमसे 3 से 4 गुना ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता पे खर्च करता है। उस वक्त इस तरह का कदम उठाना और उसको ये सोचना कि हम कवर अप कर लेंगे, क्योंकि जो भारत का मीडिया है, मतलब मैं कारवां और बाकी पत्रिकाओं की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो लार्ज स्केल हमारा कॉर्पोरेट मीडिया है, क्योंकि वो उस बारे में बात नहीं करेगा, उस बारे में बात नहीं उठाएगा और वो बात दब जाएगी। तो उसी के सहारे ये सब किया जा रहा है। पर इसके नतीजे, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था और जैसा कि आप भी इंगित कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दूरगामी हो सकते हैं। सुशांत, मैं थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछना चाहता हूँ। चीन के साथ लगातार तनाव की बातें आ रही हैं, हमने अभी चर्चा भी की है। क्या आपको लगता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका है? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरा सवाल है। इसका जवाब हाँ या ना में एक तौर पे देना काफ़ी एक तरह से थोड़ा मुश्किल है। पर जहाँ तक समझने वाली बात यह है कि चीन ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है भारत के बॉर्डर पे, पूरे बॉर्डर पे, खास तौर पे लद्दाख के अंदर और भी बाकी जगह पर, और भारत का जो उसके खिलाफ जिस तरह से बहुत ही दबी हुई रणनीति रही है। आपको पता है पिछले हफ्ते ही मोदी जी ब्रिक्स की समिट में थे, जहां पर शी जिनपिंग बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, और यहां पर जिस तरह से पूरे देश को अंधेरे में रखा गया है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि चीन किसी भी वक्त जब वो चाहे वो ऑप्शन, मिलिट्री ऑप्शन भारत के खिलाफ एक्सरसाइज कर सकता है। और उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि भारत के पास ऐसी सैन्य क्षमता नहीं है कि जो चीन के सैनिक भारतीय जमीन पर आ गए हैं 2020 में, उनको उठाकर वापस फेंक दें। तो अगर युद्ध होगा तो सिर्फ युद्ध एक ही साइड से होगा,
वो चीन से होगा, जिस दिन चीन भारत को सबक सिखाना चाहेगा। तो अगर आप कहें संभावना है, संभावना बिल्कुल है। क्या कोई गारंटी दे सकता है युद्ध होगा? नहीं, गारंटी नहीं दी जा सकती। आज के लिए इतना ही सुशांत, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।